हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन वाले वह स्टूडेंट्स जो बीए, बीकॉम या बीएससी कर रहे हैं, उनके पास इन्वायरमेंटल स्टडी का सब्जेक्ट होगा। और ईवीएस के सिलेबस के यूनिट 5 के चैप्टर 1 को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के सभी चैप्टर्स अच्छे से कवर कर रखे हैं। अगर आपने इन चारों ही यूनिट्स को नहीं देखा, इन चारों वीडियोस को नहीं देखा है, तो सबसे पहले जाकर के आपको इन वीडियो को देखना है, इन चारों के चारों यूनिट को कवर करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट जाइए, प्लेलिस्ट पर ओपन करिए और चारों की वीडियो को डिटेल में समझिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम शब्दों में चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और इस वीडियो में हम यूनिट 5 को समझेंगे। यूनिट 5 के जो है यूनिट 5 में ये यूनिट 5 है आपका, जिसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ये आपका सिलेबस है ईवीएस का, है ना। यूनिट 5 में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। ठीक, तो इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ये चैप्टर 1 का ही सेकंड पार्ट होगा, है ना। और फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 यूनिट 5 के भी कवर करवाएंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि यूनिट 5 में कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। अगर आप लोगों को ईवीएस का सब्जेक्ट नहीं पता है, सिलेबस नहीं पता है, तो आप अभी के अभी देर ना करते हुए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, या फिर आपको वहाँ पे फॉर्मल तरीके से मेल आईडी भी दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस, साथ ही साथ अगर आपके कोई डाउट है आप हमसे वहाँ पर पूछ भी सकते हैं, डिस्कशन भी हो जाएगा उस चीज़ पर। और उसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो देर ना करते हुए अभी के अभी इस ग्रुप को जाइए और ज्वाइन करिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 1 को। सबसे पहले हम थोड़ा सा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जान लेते हैं। प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण में दूषित पदार्थ, है ना, पर्यावरण में दूषित पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण जल, वायु, मृदा इत्यादि दूषित हो जाती है, यानी कि वो खराब हो जाती है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पर्यावरण प्रदूषण। जब हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी दूषित पदार्थ आ जाता है तो वह जल, वायु, मृदा को दूषित करता है, इसी को हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। और पर्यावरण के घटकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। सजीव जो लिविंग थिंग्स होती है उन पर इसका जो है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष तौर पर इसका प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारी इकोसिस्टम को प्रभावित करती है। अगर आपने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 देख रखी है वीडियो, तो आई होप ये साथ के साथ क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल बता रखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होती है ना, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ हमने वहाँ पे पढ़ा रखा है, डिस्कस भी कर रखा है, अच्छे से समझा है। अगर वो नहीं देखा है तो अभी सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए आप, बहुत आसान तरीक़ों से बता रखा है वहाँ पर। उसी के साथ साथ मानव क्रियाकलापों के द्वारा, किसके द्वारा? मानव की, यानी कि जो ह्यूमन की जो भी क्रियाकलाप होती है, इंसानों द्वारा जो भी किया जाता है, उसी का पर्यावरण पर प्रतिकूल परिवर्तन भी देखा जाता है, जिसको दूसरे रूप में प्रदूषण कहते हैं। जैसे मान लो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहे हैं, मनुष्य कर रहे हैं। अब उसी फैक्ट्री में से कुछ गंदा कचरा निकलता है जो नालियों तक जाता है। अब नालियों से वो नदियों में जाएगा। नदी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। तो इस तरीके से मनुष्य जो होती है अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्रदूषण पर ही इसका प्रतिकूल प्रभाव डालता है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उसी तरीके से प्रदूषण को 2 प्रकार में बांटा गया है। एक है आपका प्राकृतिक प्रदूषण और दूसरा है मानव जनित, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से कौन से पाए जाते हैं और मानवों द्वारा कौन से प्रोड्यूस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है आप लोगों का कि प्रदूषण के कितने कारक होते हैं। तो प्रदूषण कई तरीके हो सकते हैं। वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण हो सकता है। तापीय प्रदूषण को थर्मल पॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब हम 1 बाय 1 इसको डिटेल में और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे वायु प्रदूषण को। वायु प्रदूषण ये क्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। इंसान को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वायु में अनचाहे पदार्थ मिलते हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, और नाइट्रोजन की वृद्धि होने के कारण इसमें जो वायु जो होती है प्रदूषित हो जाती है। वायुमंडल में
48% नाइट्रोजन है, 21% मात्र ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% है। बावजूद इसके जो ग्लोबल वार्मिंग है इतना बढ़ रही है, ऑक्सीजन 21% है और वहीं वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है जो वायुमंडल के वायु को दूषित करती है। उसके अलावा भी कई वायुमंडल में कई तरीके के रसायन है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, नियॉन, क्रिप्टन, ये जैसे कुछ रसायन मौजूद है। वायुमंडल उत्पत्ति के कारण, प्रदूषण की उत्पत्ति के कारण होते हैं। अब देखिए थोड़ा मैं यहाँ पर आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन में अच्छे से कर देती हूँ कि वायुमंडल प्रदूषण की उत्पत्ति के कारण क्या है। हमने आपको बताया था कि प्रदूषण जो होते हैं दो कारण होते हैं, एक मानव जनित और दूसरा प्राकृतिक। अभी हमने ऊपर पढ़ा, एक आपका प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। तो प्राकृतिक और मानव जनित आखिरकार ये है क्या, इसको थोड़ा हम समझते हैं। वायुमंडल में प्रदूषण भी इन्हीं के कारण होता है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझेंगे। प्राकृतिक प्रदूषण, नेचुरल पॉल्यूशन में क्या हो सकता है, ज्वालामुखी का फटना, है ना, जैविक पदार्थों के सड़ने पर उनसे अलग अलग गैस निकलने लग जाती है जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। जब तेज आंधी तूफान चलती है तो वहाँ से क्या होती है, धूल उड़ती है। दलदल आपने देखा होगा, है ना, जो जब आप मतलब बहुत ज़्यादा टाइम पर जब एक पानी एक जगह रह जाता है वो सड़ने लगता है और धीरे धीरे जो उसकी मिट्टियाँ होती हैं, यानी जल के नीचे की मिट्टियाँ होती हैं, वो क्या है, दलदल का रूप ले लेती है ना। जिससे क्या है, कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। तो ये सभी कारण क्या है, ये वायुमंडल प्रदूषण के प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण समझ आ गए आपको। अब हम थोड़ा मानव जनित कारण पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव जनित कारण, पढ़ेंगे थोड़ा सा। मानव जनित में क्या हो सकता है, कारखानों से निकलने वाला धुआं। ये साथ के साथ अब नोट कर लो, मैं आपको की पॉइंट्स बता रही हूँ। मानव जनित में कौन कौन से कारण हो सकते हैं, कारखानों से निकलने वाला धुआं, रसोई का धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, कृषि और उद्योगों से निकलने वाले धुएं। ये सब क्या है, ये मानव जनित कारण है जो वायुमंडल को पॉल्यूट करती है, पदार्थ जो है उसमें से उत्सर्जित करके वातावरण को दूषित करती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि वायुमंडल प्रदूषण की उत्पत्ति के कारण क्या है। दो कारण है, एक प्राकृतिक कारण यानी प्राकृतिक प्रदूषण और दूसरा मानव जनित प्रदूषण। ये दोनों ही बहुत अच्छे से समझा है हमने यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखो वायु प्रदूषण में वायु में कई तरह की गैसेज होती है ना। CO पाया जाता है। CO होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को मैंने इसका सिंबल लिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CFC हो गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। O3 ओजोन। NO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीसा, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब चीज़ क्या है, ये पर्यावरण में प्रदूषित करने वाले रसायन हैं। अब हम थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं इन्हीं सभी रसायनों को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO को। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वायु को प्रदूषित करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। ये पेट्रोल, डीजल, जीवाश्म ईंधन, लकड़ी के जलने और सिगरेट के धुएं, उद्योगों की चिमनी से निकलने वाले धुओं से रसायन उत्पन्न होता है। ऑक्सीजन की कमी देता है। नींद में परेशानी या बच्चों का शारीरिक वजन जो है इसके कारण कम हो सकता है। यानी मानव के लिए ये जो है काफ़ी बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जित करती है। जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होती है। वायुमंडल में इसकी 0.03% ही मात्रा है, परंतु तब भी ये वायुमंडल को दूषित बहुत ही तगड़े रूप में करती है। कोयला, पेट्रोल, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करके इस पर नियंत्रण हम पाया जा सकता है। नवीकरण और अनवीकरण क्या होता है, ये हमने यूनिट 2 में पढ़ा था। अगर वीडियो देखी आपने तो वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगला रसायन है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC लिखते हैं, जो कहाँ से निकलता है, फ्रिज या एयर कंडीशनर से निकलता है। इसीलिए कहते हैं फ्रिज, AC का यूज़ कम करना चाहिए, फिर फ्रिज का यूज़ हमें कम करना चाहिए, जो हमारा फ्रीज़र होता है ना। इन सब से निकलने वाले ये क्या है, एक रसायन होता है। ये हवा के कण में मिलता है और वायुमंडल को दूषित करता है। ये वायुमंडल में कहाँ पे पाया जाता है, ये वायुमंडल में समताप मंडल में पाया जाता है। अगर आपने यूनिट 1 पढ़ा है तो यूनिट 1 में मैंने आपको वायुमंडल के बारे में बताया था कि वायुमंडल में 6-7 परतें होती हैं। सबसे नीचे तो हमारा शोभ मंडल होता है। इससे जो ऊपरी परत होती है ना, इससे ऊपरी परत जो हमारी 15 से ऊपर तक की जाती है, वहाँ पे होता है समताप मंडल, जहाँ पे हमारे हवाई जहाज़ है ना, रॉकेट, ये सब जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, हमारा समताप मंडल होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वायुमंडल के समताप मंडल तक ही पहुँचकर वहाँ पे दूषित करना शुरू कर देता है।
ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत में छेद भी हो रहा है जिस वजह से क्या है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर पड़ती है। अगला है आपका सीसा। सीसा डीजल, पेट्रोल, बैरी, पेंट, हेयर ड्रायर आदि में पाया जाता है। सीसा बच्चों के लिए हानिकारक होता है और जो हमारा न्यूक्लियर सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उसको काफ़ी दूषित करता है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है और मनुष्य को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। अब ये सीसा वो सीसा नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो बिल्कुल सीसा नहीं है, ये सीसा अलग है, ये एक तरीके का रसायन है। अगला है ओजोन, जो कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल की ओजोन लेयर पर पाया जाता है ना। खास प्रकार का गैस होता है, सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से आने पर पृथ्वी से बचाता है, परंतु समय दर समय इसमें जो है छेद बढ़ रहा है, जो क्या है, एक ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही बड़ा कारण है। अगला है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब हम थोड़ा इस रसायन को पढ़ लेते हैं। वायुमंडल में नुकसानदायक गैस होती है ना, और ये एक अम्लीय वर्षा करवाती है। अम्लीय वर्षा क्या होती है अभी हम समझेंगे, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से समझा देंगे। मानव शरीर में समस्याएं हो सकती है, जैसे मसूड़ों में सूरज, हड्डियों में दर्द, ऑक्सीजन की कमी होती है, कैंसर हो सकता है इससे। अम्लीय वर्षा का सबसे प्रभावी कारण होता है, धातु को काला कर देता है। मानव शरीर पर इसका प्रभाव जो है बहुत ही नकारात्मक रूप में देखा जाता है। अब थोड़ा सा डायग्राम आप ध्यान से समझो। ये देखो, ये क्या है? फैक्ट्री है। फैक्ट्रियों में चिमनियाँ जल रही है, चिमनियों से ये गैस निकल रही है, ये देखिए SO2 निकल रहा है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। NO2 निकल रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी से निकल रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन, ये तीनों गैस निकल रही है यहाँ से। अब ये तीनों ही रसायन, तीनों ही गैस निकलेगी, वायुमंडल में प्रवेश करेगी। वायुमंडल में प्रवेश करेगी, बादलों का रूप ले लेगी। बादलों के रूप के कारण फिर वो एक एसिड बन जाता है, और उसी एसिड के रूप में ये क्या करेगी, धरती पे गिर जाएगी वर्षा के रूप में। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को अम्लीय वर्षा कहा गया है, यानी कि एसिड रेन कहा गया है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये कि फैक्ट्रियों इन सबसे निकलने वाला रसायन धुआं जा करके ऊपर संघनित होकर के वर्षा के रूप में धरती पर गिरता है, जिसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और जो कोयले के थर्मल प्लांट होते हैं ना, वहाँ से आपका SO2 निकलता है, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। बहुत अच्छे समझा हमने अब एसिड रेन की अम्लीय वर्षा को। वायु प्रदूषण के प्रभाव पर स्वास्थ्य पर प्रभावित होते हैं, जलवायु भी इससे प्रभावित होती है। नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर होते हैं। अम्लीय वर्षा को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, NO2। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पृथ्वी मंडल में जल के साथ क्रिया करके अम्ल या फिर तेजाब बनाता है। जल के साथ क्रिया करके। अब जल के साथ क्रिया कैसे करता है, ये हमने ऊपर डायग्राम में समझा। अम्ल वर्षा में मुख्य प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही होता है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। देखो, कारखानों से चिमनियाँ निकलती है, वहाँ से भी होती है। उससे क्या होती है, वाहनों से उत्सर्जित गैस, यानी कि जो गाड़ियाँ होती है, गाड़ी से गैस निकलती है, उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन होता है। वायुमंडल में प्रवेश करता है, इससे पेड़ पौधों को हानि हो सकती है, कैंसर की बीमारी हो सकती है, मिट्टी की शक्तियों में कमी आनी शुरू कर देती है, और यूरोप के जंगलों में ये अधिकतम रूप से पाया जाता है। लास्ट टॉपिक है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण को हम रोक कैसे सकते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करके, है ना, पब्लिक व्हीकल का यूज़ करके। पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेड़ पौधे लगाओ। सूखी पत्तियाँ नहीं जलानी चाहिए हमें। पेट्रोल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा, सोलर पैनल का यूज़ होना चाहिए। रसोई में CNG गैस लगानी चाहिए। कारखानों की चिमनियों में जो धुआं निकलता है उसको फिल्टर करके ही उत्सर्जित करना चाहिए। तो ये था हमारा यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 को हमने बहुत अच्छे से समझा, जिसमें चैप्टर 1 में हमने इस वीडियो में जो है बात की थी सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण के बारे में। इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम बात करेंगे जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आपने हमारे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको वहाँ पे। जितने डाउट है आप वहाँ से हमसे अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जहाँ पे हम इसका चैप्टर 1 का पार्ट 2